नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर 2 का नेक्स्ट पार्ट देखने वाला है, यूनिट 2 का है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका थोड़ा डेरिवेशन समझेंगे और स्टेटमेंट को समझते हुए इन डिटेल पेपर के अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे, है ना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के एग्ज़ाम के लिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका स्टेटमेंट समझते हैं। आप लोग भी नोट्स बनाते हुए चलिएगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसका स्टेटमेंट समझ लेते हैं। यदि प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाते हुए किसी लेंस निकाय पर आपतित हो एवं समाक्ष निकाय के विभिन्न सतह से अपवर्तित होकर अंतिम सतह से एन कोण बनाते हुए निर्गत हो, तो लैग्रांज समीकरण से हम लोग ये इक्वेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर से जो मुख्य अक्ष से जो है एक किरण जो है अल्फा कोण बनाते हुए यदि आपतित होती है, तो जैसे ही किसी लेंस पर टकराती है ना, तो जैसे बहुत सारा लेंस यहाँ पर U1 U2 म्यू और म्यू एन तक है ना, तो इसमें टकराती है तो वो विभिन्न तल से जो है अपवर्तित होकर अंतिम सतह में जो है यहाँ पर वो पहुँचती है। ठीक है, विभिन्न सतहों से जो परावर्तित होकर एक ही पॉइंट पर मिलती है, उस तो हम लोग लैग्रांज नियम से जो है यहाँ पर से एक इक्वेशन प्राप्त करते हैं, है ना। ये समाक्ष निकाय के लिए सत्य होते हैं ना। तो हम लोग ये इक्वेशन प्राप्त करते हैं, इसी इक्वेशन को हम लोग को जो है प्रूफ करना पड़ता है ना। तो हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है μ1 y1 tan अल्फा 1 इज इक्वल टू μn yn tan अल्फा n। यहाँ पर क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। म्यू को हम लोग बोलते हैं आपतित माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है ना। y1 को वस्तु की लंबाई बोलते हैं और जो μn है इसको निर्गत माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है yn को हम लोग जो है अंतिम प्रतिबिंब की लंबाई बोलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग जो है इक्वेशन को डिराइव करना है और इसका थोड़ा सा ये जो है स्टेटमेंट है, इसको आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है ना। इस डायग्राम को समझते हैं। तो इस डायग्राम को समझने के लिए मैंने कुछ स्टेप में इसको डिवाइड कर दिया ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए, क्योंकि बुक में बहुत ही थ्योरेटिकल दिया रहता है और जिससे उसको समझने में जो है बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको स्टेप वाइज बताता हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक्स एम एक्स डैश जो है एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ मानते हैं, ठीक है। यहाँ पास एक्स एम और एक्स डैश एक्स को जो है हम लोग गोलीय पृष्ठ मानते हैं, ठीक है, गोला पृष्ठ है ना। यहाँ पर जो है पहला स्टेप में लिखा हूँ कि जैसे पृष्ठ से u दूरी पर, सॉरी है ना, u यहाँ पर लिख लेना, u दूरी पर वस्तु P1 Q1 स्थित है। यहाँ से u दूरी पर पृष्ठ से u दूरी पर की कौन सा बिंदु स्थित है, P1 और Q1 स्थित है, ठीक है। यहाँ पर से आप लोग इजीली समझ सकते हैं ना। तो ये स्थित है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं। वस्तु के P1 बिंदु से सतह पर स्थित पॉइंट P की ओर आपतित होने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात P2 पर मिलती है, ठीक है। वस्तु P1 है ना, वस्तु के P1 से जो है एक किरण निकलती है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट P की ओर आपतित होने वाली किरण है ना, ये P की ओर जो है आपतित होती है, जो कि अपवर्तन के पश्चात कहाँ पर मिलती है, जो है P2 पर मिलती है, ठीक है। P2 पर यहाँ पर जो है प्राप्त होती है। उसके बाद हम लोग जो है अतः P2 और Q2 पर जो है वस्तु P1 और Q1 द्वारा बनाया गया हम लोग को वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग का प्राप्त होता है इसके द्वारा, ठीक है ना। तो आप लोग लेंस के द्वारा ही समझ सकते हैं इसको, इजीली है ना। उसके बाद हम लोग थर्ड मानते हैं कि माना एक अन्य प्रकाश किरण Q1A है ना, तो यहाँ पर से हम लोग जो है एक अन्य प्रकाश किरण Q1 से A1 तक ऐसे डालते हैं, ठीक है। यहाँ से आपतित हो रहा है, जो कि जो है यहाँ पर अभिलंब के द्वारा जो है अभिलंब से दूर हटते हुए वो यहाँ पर जो है अपवर्तित होकर जो है Q2 पर मिलती है ना। तो यहाँ पर जो है वो Q2 पर मिलती है। तो उसी को मैंने लिखा है कि मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बनाते हुए ये जो है कौन सा कोण बनाती है, अल्फा कोण बनाती है, अल्फा 1 है ना। तो तथा अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से अल्फा 2 कोण बनाते हुए Q2 पर मिलती है ना। यही जो है यहाँ से अपवर्तित होते हुए अल्फा 2 कोण बनाते हुए जो है Q2 पर मिलती है, सिर्फ है ना। आप लोग को सच्चे से समझ आया होगा। तो एक बार और देख लेते हैं कि यहाँ पर से दो किरण निकालते हैं हम लोग। एक किरण ऐसे जाती है अल्फा कोण बनाते हुए और फिर यहाँ पर जो है अल्फा 2 कोण बनाती है Q2 पर, ठीक है ना। एज इट इज़ वहाँ यहाँ से P1 से एक किरण निकालते हैं ना, तो ये जो P से गुजरते हुए सीधा निकल जाती है और जो है P2 पर मिलती है और यहाँ पर जो है इसका वस्तु का जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जैसे कि एक दो बार इसको पढ़ेंगे ना, तो आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है हम लोग दो त्रिभुज की कल्पना करते हैं। दो समरूप त्रिभुज हम लोग को सिद्ध करना है और उसको सिद्ध करते हुए उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ने दो त्रिभुज लेते हैं CQ1 P1 एवं CQ2 P2 से, है ना। यहाँ पर CQ1 ये हो जाएगा
Q1 और क्या हो जाएगा P1, ठीक है ना। ये पूरे वाला त्रिभुज को हम लोग लेते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट ले लेते हैं और उसके बाद जो है हम लोग CQ2 P2 से हम लोग एक और जो है एक त्रिभुज की कल्पना करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा C और Q2 और ये हो जाएगा, ठीक है, P2 हम लोग का ये सेकेंड त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग जो है समरूप सिद्ध करते हैं तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, Q2 P2 अपॉन Q1 P1, ठीक है ना। P1 इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, Q2 C अपॉन Q1 C प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। सिंपली हम लोग इस ये दूरी है ना, तो दूरी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q2C यानी Q2C है ना। तो हम लोग इसको Q2C को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे से जैसे MQ2 से माइनस करेंगे MC को तो हम लोग को पूरी की वैल्यू मिल जाती है ना। यहाँ यानी कि पूरी कंप्लीट दूरी को हम लोग जो है इतने से माइनस कर रहे हैं ना, CQ2 से माइनस कर रहे हैं तो हम लोग को ये प्रकार से लिख सकते हैं। इज इट इज़ हम लोग जो है Q1C को क्या लिख सकते हैं, Q1C को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से इतना को जोड़ेंगे, ठीक है, इतने को जोड़ेंगे फिर इसके बाद इतने को जोड़ेंगे, मतलब MQ1 प्लस MC इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। इज इट इज़ जोड़ेंगे भाई, इसको हम लोग घटा रहे हैं, इसको जोड़ेंगे है ना। तो इज इट इज़ हम लोग जो है वैल्यू को रख देते हैं तो Q2 PT की वैल्यू क्या हो जाती है, यहाँ पर Q2 और PT की वैल्यू को हम लोग जो है इसकी लंबाई कितनी मानी, Y2 मानी, तो Y2 को Y2 लिख देते हैं ना। यहाँ पर जो है माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये नीचे है ना, नीचे साइड को हम लोग जो है चिन्ह परिपाटी नियम लगाते हुए इसको माइनस लिखते हैं ना। उसी प्रकार हम लोग जो है इसको क्या लिख सकते हैं, MQ2 को क्या लिख सकते हैं, V माइनस R लिख सकते हैं ना, V माइनस R हो जाएगा। और जो इसकी जो वैल्यू है नीचे वाली क्या हो जाती है, MQ1 प्लस MC क्या हो जाती है, ये तो बाहर है ना, तो इसको बाहर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग इसको फिर चिन्ह परिपाटी नियम लगाते हुए आप लोग को चलना है तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, माइनस U प्लस R प्राप्त होता है, ठीक है ना। हम लोग इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है तो यहाँ पर से माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है तो हम लोग को क्या प्राप्त है, U2 अपॉन Y2 अपॉन Y1, ठीक है ना, इज इक्वल टू V माइनस R अपॉन क्या हो जाता है, U माइनस R प्राप्त होता है, ठीक है। ये हम लोग को जो है प्राप्त होता है। उसके आगे देखते हैं हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त होती है। फिलहाल इतना तक आप लोग नोट कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो है त्रिभुज Q1A और C से हम लोग जो है साइन थीटा का नियम लगाते हैं, ठीक है, साइन का नियम लगाते हैं। तो बहुत से जो मेरे मित्र होंगे उसको उन लोग को पता नहीं होगा कि साइन का नियम क्या होता है। तो साइन का नियम आप लोग जो है थोड़ा सा सूत्र इसको याद कर लीजिएगा। तो इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर जो कोण ले रहे हैं उसको लिखते हैं, ठीक है। तो साइन यहाँ पर जो भी कोण ले रहे हैं उसको लिखते हैं हम लोग, अपॉन में क्या लिखते हैं, R हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है तो सिंपली आप लोग उस फार्मूला को याद कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फार्मूला को हम लोग सॉल्व करते हैं तो AQ1C की वैल्यू क्या प्राप्त होती है, हम लोग को अल्फ़ा प्राप्त होती है, क्योंकि अल्फ़ा माने है ना, तो साइन अल्फ़ा अपॉन R हो जाएगा। और इसको हम लोग जो है 180 माइनस थीटा इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोग को Q1 और C जो है एक जो है आधार समतल में होता है, तो इसको हम लोग 180 माइनस थीटा करके इसको सॉल्व करते हैं। और अगर हम इसको जो है यहाँ पर से हम लोग माइनस जो है कॉमन ले लेते हैं ना, तो माइनस को कॉमन लेते हैं हम लोग क्या प्राप्त होता है, हम लोग को माइनस U प्लस R प्राप्त होता है ना। यहाँ पर इजिटीज हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग को साइन थीटा अपॉन माइनस U माइनस R हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो सिंपली हम लोग को क्या वैल्यू प्राप्त हो जाती है, साइन थीटा अपॉन हम लोग को U माइनस R हम लोग को प्राप्त हो जाती है। इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 2 सपोज कर लेते हैं। थोड़ा तो सॉरी गाइस, थोड़ा सा ब्लर हो गया था, है ना। तो आप लोग यहाँ से नोट्स कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो है हम लोग त्रिभुज Q2AC से हम लोग प्राप्त करते हैं कि एज इट इज़ हम लोग जो है सेम टू सेम नियम लगाते हैं यहाँ पर त्रिभुज Q2AC में, है ना। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, एसिटीज मान हम लोग को प्राप्त होता है माइनस, इसमें माइनस प्राप्त होता है क्योंकि हम लोग जो है चिन्ह परिपाटी के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। तो साइन अल्फ़ा 2 अपॉन R इज इक्वल टू हम लोग को साइन फाई अपॉन V माइनस R हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 3 सपोज कर लेते हैं ना। यहाँ पर फाई को हम लोग ने एक्स्ट्रा माना है, ठीक है, क्योंकि थीटा मानते तो यहाँ पर सेम हो जाता है ना। और जो है यहाँ पर जो है U माने क्योंकि हम लोग जो है इधर के साइड की कल्पना कर रहे थे, है ना। हम लोग जो है अब इसमें हम लोग जो है Q2AC में जो है इस साइड की कल्पना कर रहे हैं, इसलिए हम लोग V लिखे, है ना। आप लोग जैसे ही डायग्राम में इस चित्र को देखेंगे आप लोग को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। हम लोग जो इक्वेशन हम लोग ने दिया था इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, है ना, इसी को हम लोग जो है आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पर जो है हम लोग को साइन अल्फ़ा 1 अपान साइन अल्फ़ा 2 हम लोग को प्राप्त होता है। यहाँ पर से जो है हम लोग इसको इक्वेट करते हैं तो R कैंसिल हो जाता है। हम लोग को साइन अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 प्राप्त होता है माइनस में, है ना। तो माइनस और यहाँ पर का माइनस जो है कैंसिल आउट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना।
आप लोग थोड़ा सा इक्वेशन को आप लोग पढ़े हैं, है ना, आप लोग बीएससी में आ गए तो इतना तो पता रहना चाहिए कि आप लोग ऐसे इक्वेट करते हैं ना। तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन फाई, है ना। इसके बाद हम लोग जो लिख सकते हैं वी माइनस आर अपॉन क्या लिख सकते हैं, यू माइनस आर, है ना। इसको हम लोग माइनस माइनस को कैंसिल कर दिए। यहाँ पर से हम लोग जो है इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग निकाल चुके हैं कि क्या निकालें कि वी माइनस आर अपॉन यू माइनस आर इज इक्वल टू क्या होता है, वी टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन होता है, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग जो स्नेल नियम से जानते हैं कि साइन थीटा अपॉन साइन फाई की वैल्यू होती है वो म्यू 1 म्यू 2 और अपॉन में जो है म्यू 1 के जो है इक्वल में होती है ना। यहाँ पर से हम लोग निकाल चुके हैं ना। तो सिंपली ये वैल्यू को हम लोग जो है इक्वेशन में जो है रखते हैं इस समीकरण में, है ना। तो इस समीकरण में रखने पर हम लोग को क्या प्राप्त होता है, साइन अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 2, है ना। यहाँ पर साइन अल्फा 1 अपॉन साइन अल्फा 2 प्राप्त होता है इज इक्वल टू क्या प्राप्त है, इसको एजिटी लिख देते हैं हम लोग। और इसको हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप बढ़ा के लिखे, है ना। इसके बाद हम लोग जो है वैल्यू को रख देते हैं। तो साइन अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, म्यू अपॉन म्यू 1 हो जाती है, ठीक है। स्नेल नियम से हम लोग स्नेल नियम को यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं ना। इज हम लोग जो है वी माइनस आर और अपॉन में क्या हो जाता है, यू माइनस आर की जगह क्या लिख सकते हैं, y2 अपॉन y1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ने इसकी वैल्यू को पुटअप कर दिया। अब सिंपली हम लोग को इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग म्यू 2 और यू 2 इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, म्यू 1 y1 साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू म्यू 2 y2 साइन अल्फा 2 प्राप्त होता है, ठीक है। सिंपली हम लोग जो है म्यू 1 और म्यू 2 की वैल्यू जो है प्राप्त करते हैं। तो हम लोग जो है इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं ना, यहाँ पर ऐसे लाते हैं। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, y2 साइन अल्फा 2 अपॉन y1 साइन अल्फा 1 प्राप्त होता है, ठीक है ना। अब ये जो साइन अल्फा 1 और अल्फा 2 की वैल्यू होती है वो किरणों से आने वाले के लिए बहुत ही अल्प मानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको अल्फ मान के चलते हैं। यानी कि हम लोग जो है इसको साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 को हम लोग किसके इक्वल कर सकते हैं, हम लोग 10 अल्फा 1 के, क्योंकि सबसे छोटी इकाई क्या है, 10 अल्फा, है ना। तो 10 के इक्वल में लिख सकते हैं। उसी प्रकार हम लोग साइन अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू 10 अल्फा 2 लिख सकते हैं, है ना। तो सिंपली इस वैल्यू को हम लोग जो है इक्वेशन में पुट कर दें तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, म्यू 1 अपॉन म्यू 2 इज इक्वल टू y2 10 अल्फा 1 अपॉन y1 10 अल्फा 2 हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को हम लोग जो है तिर्यक गुणा करते हैं तो हम लोग को जो है इक्वेशन जो है प्रूफ हो जाता है। हम लोग को जो है लैग्रांज का इक्वेशन जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। तो लैग्रांज का इक्वेशन यहाँ पर हम लोग को प्राप्त हो जाता है, म्यू 1 y1 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू 10 म्यू 2 y2 10 अल्फा 2 हम लोग को प्राप्त होता है, ठीक है। इसको n के जो है रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो हम लोग को म्यू 1 y1 10 अल्फा 1 इज इक्वल टू म्यू n y1 10 अल्फा n प्राप्त होता है। दिस इज इसको हम लोग जो है लैग्रांज इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम आप लोग को लैग्रांज इक्वेशन प्रूफ करना है, ठीक है ना। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है। शुरू से मैं दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो ब्लर आ चुका था, है ना। तो आप लोग सिंपली इसको अपने कॉपी में अच्छे से हैंड राइटिंग में लिखिएगा, है ना। आप आई होप करता हूँ कि आप लोग को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। अगर आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाते हैं तो आप लोग को ये चीज़ें जो है और क्लियर होती जाएगी, है ना। ये फार्मूला है दोस्तों, आप लोग ये फार्मूला को याद कर लीजिएगा, है ना, ताकि आप लोग को जो है दिक्कत का सामना न करने पड़े। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आप लोग को थोड़ा सा, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। सो आज के लिए थैंक यू एवरीवन।